आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर और आपकी चिंता होगी दूर जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारा टॉपिक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चल रहा है। बॉन्डिंग में अभी तक एक थ्योरी आपको कंप्लीट करा दी है जिसको वीबी थ्योरी अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, और दूसरी थ्योरी हमारी चल रही है। थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। प्यारे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस में क्या थ्योरी कहती है, क्या उसके पोस्टुलेट हैं और थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट, ये हम सिखा चुके हैं। साथ के साथ हम आपको ये भी बता चुके हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्प्लिटिंग होती है डी सबशेल के ऑर्बिटल्स की, उनके अंदर जो एनर्जी गैप आता है जिसको आप CFSC कहते हैं, क्लियर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा यानी कि CFSC, ये भी हम आपको समझा चुके हैं। जो बच्चे आज का लेक्चर बिल्कुल देख रहे हैं, नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे सबसे पहले हमारी एक इंस्ट्रक्शन है कि वो इससे पहले वाला लेक्चर देखें और उसके बाद इस लेक्चर को वॉच आउट करें। चलिए अब करते हैं शुरू आज का काम लेके मां सरस्वती का नाम। डेल्टा और CFSC के बारे में अभी थोड़ा और जानना बाकी है। और बाकी क्या है, देखिए आज का हमारा हेडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम, either for CBSE or for ICSE. How does delta O CFSC in case of octahedral complexes affects electronic configuration या d orbital occupation? यानी कि जो ये एनर्जी गैप होता है T2G और EG के बीच में, जिसे आप डेल्टा O कहते हैं, ये किस तरीके से डी सबशेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर क्या इंपैक्ट डालता है। आज का टॉपिक हमारा कुछ ये रहेगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, देखिए सबसे पहले डी सबशेल के अंदर आप जानते हैं ये आपका डी सबशेल है। डी सबशेल के अंदर ये आपके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। लेकिन जब लाइगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन की वजह से CFS होने के कारण ये आपके जो डी सबशेल होते हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। दे गेट स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये मेटल के डी सबशेल की स्थिति है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से पहले, और ये स्थिति है डी सबशेल के ऑर्बिटल्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, आप जानते हैं डी सबशेल का 2 सेट में टूट जाना, इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये भी आप जानते हैं इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसको डेल्टा O मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाता है। अब ये बातचीत हमारी प्रीवियस लेक्चर तक हो गई थी। अब जानने की कोशिश करते हैं डी सबशेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क आता है। देखिए प्यारे बच्चों, 2 फैक्टर होते हैं जो डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला दैट इज डेल्टा O यानी कि CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इन ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ के साथ एक और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। आइए सीखते हैं पहला फैक्टर, क्लियर।
अब पहला फैक्टर डेल्टा नो ओ आप जानते हैं कि डेल्टा ओ का मतलब क्या है। भाई T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी डिफरेंस या दिस एनर्जी गैप, इसको डेल्टा ओ कहा जाता है, इसको डेल्टा ओ कहा जाता है। ये आपको पहली डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन डेल्टा ओ की एक और डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है भाई, इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ये एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस है जिसको डेल्टा ओ आप कहते हो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है और उसको अगर ये एनर्जी दे दी जाए, ये एनर्जी दे दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। इसका मतलब द एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट इट फ्रॉम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स टू द EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक इलेक्ट्रॉन को अगर T2G सेट से EG सेट में अगर एक्साइट करना हो तो जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको डेल्टा ओ कहा जाता है, उसको डेल्टा ओ कहा जाता है। इसका मतलब डेल्टा ओ इज पॉजिटिव, डेल्टा ओ इज पॉजिटिव। जब एनर्जी देनी पड़ती है तो एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है, एनर्जी निकलती है तो साइन नेगेटिव होता है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए, डिफाइन, क्योंकि नोट्स भी साथ के साथ आपको बनाने हैं, डिफाइन डेल्टा ओ या व्हाट इज डेल्टा ओ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों को दोनों डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन, एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन टू स्प्लिटेड सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और कौन कौन से हैं वो स्प्लिटेड सेट, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। साथ के साथ हम दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, T2G सेट से EG सेट में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको डेल्टा ओ कहा जाता है। तो अभी के अभी इन दोनों डेफिनेशंस को कॉपी में आप लिखिएगा, जब जब डेल्टा ओ पूछा जाए दोनों डेफिनेशन आपको देनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा ओ का मतलब है, डेल्टा ओ का मतलब है एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दैट इज पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, द मीनिंग ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज, एक ऑर्बिटल के अंदर आप जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब एक ऑर्बिटल के अंदर जब पहला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके बाद अगर इसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन लाना हो, बैठाना हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो उसको वहीं पर बैठाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, एक ऑर्बिटल में पेयर्ड अप करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। साधारण सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लियर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहीं पर पेयर्ड अप करने के लिए, एक ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड अप करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। तो हम कह सकते हैं पेयरिंग एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, पेयरिंग एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा ओ, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कराने के लिए एक ऑर्बिटल में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। बस यहां पर ये दोनों डेफिनेशन अगर आपके क्लियर हैं तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। P.E यानी कि पेयरिंग एनर्जी। अगर आपको इन दोनों की डेफिनेशन ठीक से क्लियर है तो बेटे अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जो बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन का आगाज। सबसे पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1।
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान मेटल के सराउंडिंग में कोई स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग फील्ड। उस केस में बच्चों क्या होता है, ये रहा मेटल, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड उसने दिया, उसने रिपल्शन ज़्यादा दिया। जितना रिपल्शन बढ़ता जाता है उतना डेल्टा ओ बढ़ता जाता है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है, डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा ओ इज लार्ज, डेल्टा ओ इज लार्ज। क्लियर है? अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आएगा तो इनके बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, राइट। और इतना डिफरेंस बढ़ जाता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंट के आने से कि केस नंबर 1 में डेल्टा ओ बहुत ज़्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा ओ बहुत ज़्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से। अब जानने की कोशिश करते हैं, अगर डेल्टा ओ ज़्यादा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो बेटे मेटल के पास डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा डी सबशेल में। अब सवाल आता है ये इलेक्ट्रॉन T2G में और EG में किस प्रकार दिखाया जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन T2G में और EG में कैसे दिखाया जाएगा, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी हो, कहीं भी हो, हमेशा ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तीसरा रूल है हंट्स प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो याद रखना, पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप जानते हैं T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। इसका मतलब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में जाता है जिनकी एनर्जी कम होती है। तो इस प्रकार पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। अब मान लो डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद ये पूरा सेट 2 सेट में टूट जाएगा, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, राइट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हंट्स प्रिंसिपल, जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं करानी है। ऑल राइट। अब मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इट विल कम हेयर, इट विल कम हेयर। अब अगर डी सबशेल के अंदर मेटल के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये केस बन गया इंपॉर्टेंट, ये केस बन गया इंपॉर्टेंट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4th इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कि वो अब क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो यहां पेयर्ड अप हो जाए, यहां पर पेयर्ड अप हो जाए। अब जरा कान खुले रखना, पेयर्ड अप हो जाए। लेकिन आप जानते हैं अगर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कराया जाता है तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब 4th इलेक्ट्रॉन को T2G में डालने के लिए, T2G में डालने के लिए, पेयर्ड अप कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिसको कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी, कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप ए इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल। क्लियर है? अब इसका मतलब यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन और भी हो सकता है, और ऑप्शन ये हो सकता है कि बजाय ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड अप होने के, ये यहां चला जाए, यहां चला जाए, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में चला जाए।
अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाते हो तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। और आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां ले जाया जाएगा तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो डेल्टा ओ देनी पड़ेगी। डेल्टा ओ ये एनर्जी देनी पड़ेगी। अब काम वो होगा जिसमें कम एनर्जी देनी पड़े, जिसमें कम एनर्जी देनी पड़े। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है, रिपल्शन ज़्यादा है, डेल्टा ओ का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भाई अगर ऊपर लेके जाओगे, अगर ऊपर लेके जाओगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि डेल्टा ओ ज़्यादा है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को नीचे ही पेड अप कराते हो तो पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। और आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में अभी हमने बताया डेल्टा ओ लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन बजाय ऊपर जाने के, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, नीचे ही पेड अप होना पसंद करता है। राइट? काम वो होगा जिसमें कम एनर्जी देनी पड़े। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कभी भी ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही बैठना, पेड अप होना पसंद करता है, क्योंकि पेयरिंग के दौरान एनर्जी कम देनी पड़ेगी। क्योंकि इस वाले केस में पेयरिंग एनर्जी तो कम है और डेल्टा ओ ज़्यादा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेड अप हो जाता है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग के दौरान चौथे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम देनी पड़ती है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो आपका यहां पर गौर फरमाइए, आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि ये था डी सबशेल जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुई, और डी सबशेल टूट गया T2G में और EG में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान। तो अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हो, वो T2G में और EG में इस प्रकार होगा कि वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आएंगे और EG के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये है एक मेटल की डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन या डी सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहना। राइट डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, occupation in following cases, occupation in following cases. A that is chromium +2, chromium +2 क्लियर है? या हम कह सकते हैं क्रोमियम +2 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट इज इन केस ऑफ D5 स्पीसीज। अगर क्रोमियम का नंबर 24 होता है, 24 में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगी वो 3D5 बचेगी। सॉरी, यहां पर 3D4 बचेगी, दैट इज 3D4 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 3D4। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं, डी सबशेल के अंदर स्प्लिटिंग के बाद कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये दिखाना है। तो आप अपने आप पहले क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो आप पाएंगे कि डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर क्रोमियम आयन इज सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे T2G और EG में? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आ जाएंगे, EG के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन आता है बी पार्ट। आपसे पूछा जाए भाई मैंगनीज +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। मैंगनीज +2 में डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी
सी पार्ट। आपसे पूछा जाए भाई आयरन प्लस टू के अंदर जहां पर डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं। अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो, पहला केस बन जाएगा। अब नया केस लेते हैं जब डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर प्यारे बच्चों डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जानने की कोशिश करते हैं वो T2G में और EG में कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के अंदर रहेगी। देखिए 4th इलेक्ट्रॉन का हमने बता दिया। अब ऐसे ही 5th इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर पेड अप हो जाए या ऊपर ले जाओ। आप जानते हो ऊपर ले जाने के लिए तो डेल्टा ओ बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही पेड अप होगा, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी कम देनी पड़ रही है और काम वो होगा जहां पर एनर्जी कम देनी पड़े, तो ये भी पेड अप होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी D5 के केस में। अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो भी इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होंगे, T2G में ही पांचों आ जाएंगे, EG का खाता अब भी नहीं खुलेगा, EG में रहेगा 0। तो आपसे बोर्ड में बड़े प्यारे क्वेश्चन पूछाए जाएंगे। राइट डाउन द डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन या डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्लियर है, ऑफ द फॉलोइंग आयंस। जब फॉलोइंग आयंस को स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखानी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए आयरन प्लस 2, जब डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे कहा जाए बताओ भाई इन 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 5 इलेक्ट्रॉन आप दिखा चुके हैं, बढ़ते हैं 6th इलेक्ट्रॉन की तरफ। 6th इलेक्ट्रॉन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो नीचे पेयर अप हो जाए या ऊपर चला जाए। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण डेल्टा ओ ज़्यादा है, ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो भी नीचे ही पेड अप हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी कम देनी पड़ रही है। तो अपना नीचे ही बैठ जाएगा, भैया ऊपर जाने के लिए तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो नीचे ही आराम से बैठ जाता है, कम एनर्जी मिलेगी और वहीं बैठ जाएगा। तो D6 के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इन केस ऑफ D6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G6 एंड EG0। अब आपसे होमवर्क बनेगा, आपको होमवर्क ये दिया जाता है कि अब हम आपसे पूछते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग आयंस D इन स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हेन दीज आयंस आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, और हम आपको देते हैं दैट इज कोबाल्ट +2, क्लियर है। यानी कि जब D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम आपको होमवर्क में देते हैं निकिल +2, यानी कि जब आपके यहां पर तो D में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए एक हिंट दे देते हैं आपको, अगर D में भाई 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो अब जो 7th इलेक्ट्रॉन होगा, आप जानते हैं नीचे तो अब सारे भर गए, अब तो मजबूरी है, अब तो पेयरिंग नहीं हो सकती, तो 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G6 EG1 फॉर 7th इलेक्ट्रॉन। अब 6 के बाद जितने भी होंगे वो ऊपर ही जाएंगे, 7 है तो EG1 हो जाएगा, 8 है दूसरा यहाँ आएगा EG2 हो जाएगा, 9 है यहाँ पेयरिंग शुरू हो जाएगी EG3 हो जाएगा, और अगर 10 है तो EG आपका 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे से आपके पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्यारे बच्चों, अब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, नीट और जेई के लिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी कि आपको लिखना है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन
फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। भाई बड़ा आसान है। यहां पर मेटल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब मैंगनीज यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आप जानते हैं मैंगनीज जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5। अब आपको इन 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। अब आप जानते हैं डी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है कि उसके सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। आप देखिए मैंगनीज आयन यहां पर आपको भी स्ट्रॉन्ग फील्ड ना देके सीधा लाइगेंट दे देंगे। आप लाइगेंट को देखकर, कॉम्प्लेक्स को देखकर आप पहले खुद जज करेंगे कि ये वाला जो मैंगनीज आयन है, मेटल आयन है, इस वक्त ये कौन से फील्ड में है। आप जानते हैं कार्बोनिल हो, साइनाइडो हो, NH3 हो, EN हो, क्लियर है, और नाइट्रेट हो, नाइट्रो हो, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। इसका मतलब मैंगनीज आयन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट की सराउंडिंग में है। भाई आवाज़ नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की सराउंडिंग में है। ऑल राइट, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल यही वाला केस बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, डेल्टा O ज़्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगी। इसका मतलब 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे पेड अप होना पसंद करेगा, 5वां इलेक्ट्रॉन भी नीचे पेड अप होना पसंद करेगा, 6ठा इलेक्ट्रॉन भी नीचे पेड अप होना पसंद करेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम आपको पहले बता चुके हैं 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होता है। इसका मतलब मैंगनीज की यहाँ पर D5 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। ये पांचों के पांचों डी के इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर होंगे और Eg के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 0 होगा। Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 0 होगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए भाई K4FeCN6 के अंदर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आप बताइए। K4FeCN6, अब आप जानते हैं आयरन का नंबर 26 होता है। यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +2 में आयरन के डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब D6 का डिस्ट्रीब्यूशन आप बताएंगे T2G एंड Eg0। आप जानते हैं आयरन भी यहाँ पर, आयरन के सराउंडिंग में जो लाइगेंड्स हैं वो साइनाइडो हैं और साइनाइडो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड। और आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, डेल्टा O का अमाउंट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। 3 के बाद चाहे चौथा इलेक्ट्रॉन हो, 5वां इलेक्ट्रॉन हो, 6ठा इलेक्ट्रॉन हो, नीचे ही पेड अप होना पसंद करता है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, Eg का खाता नहीं खुलेगा और Eg रहेगा 0। ये भैया ये वो क्वेश्चन है जो ना कि केवल CBSE के लिए बट IIT JEE और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपके CFT दिल और दिमाग दोनों पे उतर रही होगी। चलिए अब थर्ड टाइप, या तो सिंपल आयन देंगे और बता देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, या कई बार आपको कॉम्प्लेक्स ही दे देंगे, आपको खुद जज करना है कि मेटल के सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ले लेना फटाफट स्क्रीनशॉट, लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा, आपसे यह कहा जा सकता है कि भाई बताइए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताओ MnCO6 on behalf of crystal field theory and K4FeCN6 they are low spin complexes या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ भाई दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पेड अप होते हैं, पेड अप हो जाते हैं। आप देखिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना
तब तक 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनते ही स्थिति ये आ जाती है, डी सब शेल टूट जाता है और उस वक्त सारे इलेक्ट्रॉन आपस में नीचे ही पेड अप हो जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, इस दौरान जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर 3 के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ, हाई स्पिन होता, सारी स्पिन का सम प्लस हो जाता, एडिटिव हो जाता और स्पिन का सम मैक्सिमम आता। उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो पेयरिंग होती रहती है, स्पिन का सम कैंसिल होता रहता है और कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर ये भी आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और ये भी आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बड़े अच्छे से इस पॉइंट को भी आप क्लियर करेंगे, बड़े अच्छे से पॉइंट को क्लियर करेंगे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं नेक्स्ट अच्छे से पॉइंट की तरफ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छे बच्चे इन क्वेश्चंस को लैंग्वेज में नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन आता है आपसे कि मैंगनीज में आप जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंगनीज +2 आयन में। अब कॉम्प्लेक्स बनने से पहले डी सब शेल के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, यहाँ से आप हटा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, ऐसे, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेक्सा कार्बोनिल मैंगनीज सेकेंड आयन, ऐसे दे देंगे पोजेस ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पोजेस ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसका कारण क्या है भैया? मैंगनीज की स्थिति ये थी, पहले ये थी, क्लियर है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई इलेक्ट्रॉन्स नीचे पेड अप हो गए और केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कंटेन्स ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और आपसे पूछा जाए भाई उसको एक्सप्लेन करिए क्यों है अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो आपका सीधा आंसर ये रहेगा क्योंकि नीचे पेयरिंग हो गई। अगर ये चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन नीचे ही पेयरिंग हो गई तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो 2 क्वेश्चन अभी उनकी लैंग्वेज नोट करें जो हमने अभी आपको समझाए हैं। पहला, प्रूव दैट दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नीचे पेयरिंग हो जाएगी, स्पिन का सम 0 हो जाएगा या बहुत मिनिमम रह जाएगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और ये तब होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ऑल राइट, नीचे जब पेयरिंग शुरू हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कम बचते हैं। जैसे मैंगनीज में जब तक कार्बोनिल नहीं आए थे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। कार्बोनिल आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई और एक ही अनपेयर्ड रह गया, तो लो स्पिन बना। कैसा बना? लो स्पिन। यहां पर आकर एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा फिनिश अप होता है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, लीजिए इसका खटैक से स्क्रीनशॉट। प्यारे बच्चों, अब बारी है केस नंबर 2 को लेने की। अभी तक आपने देखा जब मेटल के सराउंडिंग में एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो डेल्टा ओ का अमाउंट बड़ा लार्ज होता है। इस बार हम देखने वाले हैं नेक्स्ट केस, सेकंड केस। अब फील्ड लेंगे वीक, इसका मतलब मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं वीक लाइगेंट्स। जब वीक लाइगेंट आएंगे रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो डेल्टा ओ कम होगा। हमने लिखा डेल्टा ओ कम है, डेल्टा ओ इस केस में डेल्टा ओ इज स्मॉल, और स्मॉल क्यों है? वीक फील्ड है। तो हमने इस बार जो केस बनाया डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा ओ कम होगा।
क्लियर है? उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। चलो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। भाई मेटल के पास ये रहे, ये हमारे पास मेटल है। अब मेटल के पास ये उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब लाइगेंड्स आए और लाइगेंड्स आते ही ये 2 सेट में स्प्लिट हो गया। इस बार क्योंकि वीक फील्ड है तो एनर्जी गैप कम दिखाया जाएगा, स्प्लिटिंग कम होगी। यहाँ पर ये रहे आपके पास Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और ये रहे आपके पास T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये रहे T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मेटल की ये वाली स्थिति है, मेटल की ये वाली स्थिति है जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुई है, जब तक लाइगेंड्स नहीं आए हैं। ये वाली वो स्थिति है जब आपके मेटल के नज़दीक लाइगेंड्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब हम वो केस ले रहे हैं जब डेल्टा ओ स्मॉल है। चलिए उस केस में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल ये सब शेल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। मेन क्वेश्चन अराइज होगा चौथे इलेक्ट्रॉन पर, 4th इलेक्ट्रॉन पर। अब ये रहा प्यारा सा आपका 4th इलेक्ट्रॉन, ये है 4th इलेक्ट्रॉन। गौर फरमाइए, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो नीचे पेड अप हो जाए। अब अगर पेड अप कराओगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पेड अप कराने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन मना कर देगा, बिल्कुल नहीं, इस केस में ज़्यादा एनर्जी उसको लगेगी। डेल्टा ओ स्मॉल है, स्मॉल का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर ले जाते हो, 4th इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर ले जाते हो तो वो ऊपर आसानी से चला जाएगा, क्योंकि डेल्टा ओ स्मॉल है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 4th इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4th इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से ऊपर चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन नीचे पेड अप होने से मना कर देता है, मना कर देता है। क्यों मना करता है? पेयरिंग के केस में पेयरिंग करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ये 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पेड अप ना होके, यहाँ पेड अप ना होके ऊपर जाना पसंद करता है, ऊपर जाना पसंद करता है। तो आपके केस में, यहाँ पर इस वाले केस में, अब D4 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मेटल के डी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, दैट इज T2g4, T2g3, T2g3 एंड Eg0, Eg1। T2g में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 4th इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। अब वीक फील्ड है, डेल्टा ओ स्मॉल है, तो ये पहले वाले केस से अपोजिट है। चौथा इलेक्ट्रॉन पहले वाले केस में नीचे पेड अप होता था क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी कम देनी पड़ती थी, डेल्टा ओ ज़्यादा था, ऊपर ले जाने में ज़्यादा डिफरेंस था, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता था। यहाँ पर ये स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन। 3 के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नीचे पेड अप नहीं होगा। अब इस दौरान आप जानते हैं +½ +½ +½ +½ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के साथ, स्पिन का सम मैक्सिमम आएगा इस केस में, इसीलिए हम बोलते हैं हाई आएगा स्पिन का सम, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो वीक फील्ड जब होता है मेटल के सराउंडिंग में, जब वीक लाइगेंड्स आते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5वां इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे होगा बच्चों? ऐसे होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आप बताइए 5 इलेक्ट्रॉन्स में स्थिति क्या रहेगी? 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 5वें इलेक्ट्रॉन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो नीचे पेड अप हो जाए, नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, वीक फील्ड होने के कारण एनर्जी डिफरेंस कम है, डेल्टा ओ स्मॉल है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन भी ऊपर ही जाएगा।
क्योंकि इसको ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा? 2g में 3 जाएंगे और Eg में 2 जाएंगे। सिमिलरली अब मान लो अगर d में 6 इलेक्ट्रॉन है, मेटल के d में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब तो मजबूरी है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नीचे से फिर अब तो एक ही केस बनेगा। क्या केस बनेगा? अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अगर d6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज T2G4 एंड Eg2। अगर d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो अब नीचे से पेयरिंग शुरू हो जाएगी। 7 है, 7वां यहां आएगा T2G5 Eg2। 8 है, यहां आ जाएगा 8th इलेक्ट्रॉन, T2G में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन आता है पहला, फर्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक या d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, ऐसे d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन है वीक फील्ड में ऑफ A दैट इज मैंगनीज प्लस 2 आयन। सेकेंड आता है आपसे दैट इज आयरन प्लस 2। C आपसे आता है दैट इज कोबाल्ट प्लस 2 एंड D निकेल प्लस 2। इन आयंस का D सबशेल के अंदर होमवर्क है, ये आपका लेक्चर के बाद आप इसे हमें भेजेंगे। क्लियर है? आपको बताना है इनके इलेक्ट्रॉन्स का, D सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है T2G के अंदर और Eg के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये वाला बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, भाई मैंगनीज हेक्सा एक्वा मैंगनीज में मैंगनीज की d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आप लिखिए। सीधा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन लिखवाई जाए तो बेटे कैसे लिखोगे? d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इसकी ऐसे हो जाएगी। देखिए मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप पहले +2 में मैंगनीज, ये रहा मैंगनीज +2 स्टेट में। जैसे ही आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंगनीज का नंबर 25 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अब D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, अब आपको इन 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है T2G में और Eg में। आप जानते हैं मैंगनीज यहाँ पर वाटर की सराउंडिंग में है या वाटर से कॉम्प्लेक्स बना रहा है या वाटर यहाँ पर लाइगेंट है। अब वाटर एक वीक लाइगेंट है, मतलब मैंगनीज के ये जो D सबशेल होगा ये वीक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। और आप जानते हैं जब वीक फील्ड होता है, डेल्टा O स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करता है। और D5 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस प्रकार कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, T2G में 3 आएंगे और Eg में 2 आएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेक्सा एक्वा मैंगनीज हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। आपको बताना है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों हैं। भाई सीधी सी बात है, आप जानते हैं अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस प्रकार 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5। चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है क्योंकि डेल्टा O स्मॉल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। तो आप बताएंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों हैं? बिकॉज डेल्टा O इज स्मॉल, तो चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन नीचे पेड अप होने की ना होके सीधा ऊपर जाता है। इस प्रकार हर टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने कवर्ड अप कराया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहीं पर, हेक्सा एक्वा मैंगनीज +2 आयन में आपको बताना है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है। आप देखिए ये
यहाँ पर मैंगनीज है, मैंगनीज +2 आयन है, इसके पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये वाली स्थिति बनेगी, ये वाली स्थिति बनेगी, +½ +½ +½ +½ +½ +5/2। सारे इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के साथ हैं, स्पिन का सम मैक्सिमम आएगा, हाई आएगा, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये थी पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थियरी थी। अब आपसे होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए भी। लिखिएगा क्वेश्चन क्या है, फटाफट लिखिएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते, केवल और केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नोट करिए हमने क्या कहा, वाई इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कभी भी टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस के केस में नहीं बनते। आशा करते हैं बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से और हर लेवल के क्वेश्चन को हमने कवर अप कराया आज के लेक्चर में रिलेटेड टू क्रिस्टल फील्ड थियरी। धन्यवाद।